दीपो भव सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। ये बड़े काम की चीज है, आप बजट भाषण 2020-21 ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें लगभग इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर्स के रहेंगे, लगभग 5 से 6 प्रश्न इसमें से नहीं रहने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार सरकार के द्वारा जितने सारे विभाग हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये सब इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ले लीजिएगा और लेकर इसको अच्छे से खूब मन लगा के इसको पढ़ना, ठीक ना, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक विकास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसी संवैधानिक विकास को हम लगाए आगे का। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की महान क्रांति हुई। क्रांति के बाद भारत में कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और राजतंत्र जो क्राउन की शासन थी प्रत्यक्ष रूप से भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर ली, ताकि इस तरह का कोई बलवा नहीं हो, विद्रोह नहीं हो। 1857 की तो ऐसी विद्रोह, ऐसी महान क्रांति हुई थी, लगा कि अब तो अंग्रेज के पांव पर खेड़ू यहां से उड़ ही जाएंगे। लेकिन चलिए, लाख लाख शुक्र था ईश्वर का, शुक्र क्या कहा जाए। कुछ भारतीय जयचंदों की कुछ गद्दारी थी, भारतीय लोगों ने सब लोग साथ नहीं दिया पूर्ण तत्ता से, तो इसके वजह से यह क्रांति असफल हो गई। हालांकि आज भी हमारी प्रेरणा स्रोत है। तो आइए, इसके बाद गुलामी की और मजबूत और कड़ी दास्तान शुरू होती है। 1857 की क्रांति, 1858 का अधिनियम आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, द्वैत शासन खत्म कर दिया गया। इसमें भारत का शासन पूरी तरह से क्राउन के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, ठीक है, लंदन में। भारतीय गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय। चूंकि ये लंदन के महारानी के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, संसद के प्रतिनिधि थे। प्रथम कौन बनेंगे, कैनिंग बनेंगे। भारतीय प्रशासन ब्रिटिश के नियंत्रण में अब आ गई और 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हो गई। 28वीं भवन में पूछा भी है, लंदन में, ठीक है। 1861 का भारत शासन अधिनियम, ये क्या था भाई, वही अब अपना संसद नियंत्रित कर रही थी, ठीक है। क्राउन का नियंत्रण और कमजोर होगा, ठीक है। विधि निर्माण कमजोर नहीं होगा और मजबूत होगा और धीरे धीरे भारतीय मांगों को, है ना, इस तरह से अनुनय विनय प्रार्थना, हालांकि अभी तो कुछ है भी नहीं, अनुनय विनय प्रार्थना कांग्रेस की स्थापना 85 के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, अभी तो नियंत्रण कठोर हो रहा है। 61 के अधिनियम में याद रखना है कि विधि निर्माण में पहले भारतीयों को शामिल किया गया। चलिए ठीक है, विधि निर्माण में, ठीक है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सदिनकर, उसको देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कुछ बीपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। तो थोड़ा बहुत विधि निर्माण पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, दिनकर। चलिए छोड़िए, ठीक। अब देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां से दे दी गई वायसराय को। विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी अब किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को, ठीक है। अध्यादेश की भी शक्ति दे दिया गया वायसराय को। विधान परिषद स्थापित की शक्ति दे दिया गया वायसराय को। यहीं से विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। आज जो विभाग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, विभागीय प्रणाली की। लॉर्ड कैनिंग ही इस समय गवर्नर जनरल, ठीक है। अब आइए 1873 का अधिनियम देखते हैं। इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय लिया गया। कंपनी को भंग कर दिया गया, और क्या, ठीक है। पूछ सकती है बीपीएससी में कि कब भंग किया गया था, 1884 में, जब चूंकि पूछ रही है, ठीक ना। लियोनोस कॉर्टियस द्वैत शासन के जनक कौन थे, तो हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त किया गया, 1884 में। अब 76 का शाही उपाधि अधिनियम, इसमें मुख्य रूप से क्या था कि भारत की जो साम्राज्ञी थी, ये थी महारानी विक्टोरिया। इनको अब भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक ना, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या था भाई, भारत परिषद अधिनियम। आगे देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, चूंकि कांग्रेस का स्थापना हो गई थी ना 1885 में, तो इनको अब थोड़ा सा अनुनय विनय प्रार्थना पत्र थोड़ा दिखाना था ना, कि प्रभु शासन करने आए हैं, हम इस देश को सुशासित करने आए हैं, शब्द बनाने आए हैं। व्हाइट मैन बर्डन जो थ्योरी उनको है कि हम यहाँ के लोगों को शिक्षित करने आए हैं। तो इन सब थ्योरी के कारण थोड़ा बहुत अपना इज्जत और लिहाज बचाने के लिए, भारत में क्रांति नहीं हो, बलवा नहीं हो, विद्रोह नहीं हो, भारतीय पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का साथ मिले, मध्यम वर्ग का साथ मिले, कांग्रेस प्रकार के जो बुद्धिजीवी मंच है उनका भी कुछ समर्थन पाया जाए और भारतीयों की आंखों में धूल झोंका जाए, ठीक है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो जाती है यहां से, ठीक है। बजट पर बहस करने का, केवल बहस करने का, वोटिंग का नहीं, केवल बजट पर बहस, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बजट पर बहस और अब प्रश्न पूछने का भी अधिकार यहाँ दिया गया। चलिए, कुछ नहीं था तो कुछ तो हुआ, कम से कम इसके पहले 1 साल पहले, 100 साल पहले कुछ नहीं था, कुछ तो हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, बजट पर बहस करने का भी प्रावधान हो गया। 1892 में कार्यकारी ऐसे प्रश्न पूछने का भी शक्ति दिया गया। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अब पार्लियामेंट सुधार आइए, अब 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को, है ना, सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हो गई है। अब आइए देखिए, विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व भारतीयों को दिया गया। विधि निर्माण की शक्ति और भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है।
मुख्य इंपॉर्टेंट है बीबीआई है ये पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए, यानी कि कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र होगा यहाँ पर, जैसे ये कोई ये क्षेत्र हुआ और यहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, इनको जो वोट देने वाले होंगे केवल मुस्लिम ही होंगे। तो यहीं से विष के दांत एक तरह से हम लोग, ये सांप्रदायिकता का दांत यहाँ से एक तरह से बोए जाने की इनकी शुरुआत हो गई। इस तरह की इनकी नीति आ गई। आगे चलकर और ज्यादा इसको बढ़ावा देंगे 1919 में, 1935 में, ठीक है। तो पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत हो गई, ठीक है। प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि पहले सबसे पहले भारतीय सदस्य के रूप में कौन थे प्रथम भारतीय विधि सदस्य? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। वही मॉडले मिंटो सुधार है ना, मॉडले सचिव थे और मिंटो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो इन्हीं के नाम पर इन्हीं को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। अब आइए हम लोग देखते हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम देखते हैं, ठीक ना। भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ भाई? इस समय कौन थे वहां के पीएम? पूछ दिया था 60वीं 62वीं यूपीएससी में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 60वीं बार पूछा है, लॉर्ड जॉर्ज। 1919 के अधिनियम में क्या हुआ? इसको कहा गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेगू वहां के क्या है? राज्य सचिव हैं, और ये है चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल है। 53वीं 55वीं में पूछा है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चला, ठीक है। पढ़िए अच्छे से, नोट्स बना के पढ़िएगा। 1919 भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हो जाएगी। द्विसदनात्मक मतलब क्या? आज का जो लोकसभा है और राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये उसी समय इसकी धीमी शुरुआत होती है, लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। जनक लियोनोस कार्टियस, 60वीं 62वीं में पूछा, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन? लियोनोस कार्टियस। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, कुछ जो महत्वपूर्ण विषय होते थे, है ना, उसको क्या कर लिया गवर्नर जनरल, वहां जो गवर्नर होते थे वो आरक्षित कर लेते थे और वो अपने से ही उसका शासन चलाते थे। और जो कुछ नॉन इंपॉर्टेंट विषय होते थे उसको वो जो भारतीय चुने हुए लोग, जो जनप्रतिनिधि होते थे, ठीक है, वो उनके मंत्री परिषद के माध्यम से उसका संचालन करते थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन में दो हो जाएगा, एक आरक्षित विषय होगा, ठीक ना, आरक्षित विषय, और एक अनारक्षित विषय, अनारक्षित विषय हो जाएगा। ये नॉन इंपॉर्टेंट था, इसमें वित्त की आवश्यकता थी, इसको दे दिए भारतीयों को, मंत्री परिषद की सहायता से इस पर शासन ये गवर्नर जनरल गवर्नर करते थे। और आरक्षित विषय जो होता था, रिजर्व सब्जेक्ट होता था, इसको डायरेक्ट स्वयं करते थे। वित्त है, विधि व्यवस्था है, क्रिमिनल है, ये सारा मेन जो होता था ये आरक्षित विषय में रख लिए। और जो हल्के फुल्के कम इंपॉर्टेंट के किसान है, कृषि है, खेती किसानी, ये सब ये अनारक्षित में कर दिए, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल और ज्यादा बढ़ाया गया। 1919 से शुरुआत की गई थी, अब सांप्रदायिक निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल और ज्यादा बढ़ाया गया। अब सिखों को दिया गया, भारतीय ईसाइयों को और आंग्ल यूरोपियन को भी दिया जाएगा, ठीक है। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, ली आयोग की अनुशंसा पर, ठीक ना, ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन, यही यूपीएससी, ठीक ना, यही आगे चल के यूपीएससी होगी, ठीक। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट अलग कर दिया गया, ठीक है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का चयन किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त, आज भी जो कॉमनवेल्थ देश है उच्चायुक्त ही बोला जाता है, ठीक है। लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, बीपीएससी पूछ सकती है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, लंदन में भारत के उच्चायुक्त, ठीक है। अब आई 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या हुआ भाई भारत शासन अधिनियम में? इसमें हुआ मुख्य विशेषताएं क्या? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। मुख्य रूप से आज भी कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान आज भी है, ये इसका अधिकांश प्रभाव 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया। ये बात सही है, ठीक है। संघात्मक सरकार की स्थापना, ठीक है, यानी केंद्र सरकार की स्थापना होती है। केंद्र संघात्मक मतलब क्या? केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, ठीक है, अलग अलग दो स्तर की सरकार है, ठीक ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये संघात्मक और रजवाड़ों को भी स्वतंत्र रहने के लिए ये बोला गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाएगा। प्रांत में जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे, यहाँ हम लोग पढ़े 1919 के अधिनियम में जो दो विषय बांटा गया था, आरक्षित हस्तांतरित, इसको अब यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच 3 सूची बनेगी। आज भी जो हम लोग देखते हैं संघ सूची है ना, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही इसको बनाया गया है, ठीक है। संघ सूची में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डाक तार, रेलवे है, सेना रखा गया, तो राज्य सूची में जो शिक्षा,
कृषि इत्यादि, और इसमें दोनों विवाह इत्यादि को रखा गया था। अब 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, द्विसदनीय मतलब वही विधानसभा विधान परिषद, 6 राज्यों में, इतना इंपॉर्टेंट है, फिर देख लीजिएगा द्विसदनीय विधायिका। संयुक्त प्रांत बिहार ETC, ठीक है। आरबीआई की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यहीं पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए लोक सेवा आयोग का गठन अनुशंसा किया गया था ली आयोग से, भारत में लोक सेवा आयोग, और अब यहाँ से स्पेसिफिक जो है 1935 के नियम से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। भारतीय सचिव के पद को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। भारतीय सचिव के पद जो थे ना वहां लंदन में, याद कीजिए, भारत सचिव 15 सदस्यीय परिषद, सचिव पद को समाप्त कर दिया जाएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना हो जाएगी। और अंतिम शक्ति लेकिन फिर भी कहां रहेगी, प्रिवी काउंसिल के पास। प्रिवी काउंसिल क्या है, वो लंदन में है, ठीक है। महारानी जो है वहां की, या जो वहां के राजतंत्र है उसका जो प्रमुख रूप से प्रिवी काउंसिल वहीं बोला जाता था, जो निर्णय लेने की ये जो न्यायपालिका की सर्वशक्ति प्रिवी काउंसिल में ही थी, तो ये भी शक्ति, अंतिम शक्ति वही था। अवशिष्ट शक्ति वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट शक्ति मतलब जो कानून उसका बना नहीं है या बनाए जाने की आवश्यकता है, या और जो जिस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो वायसराय उस पर फैसला करते थे कि ये राज्य सूची में है या फिर संघ सूची में है, ठीक ना। प्रांतीय सरकार का गठन किया गया, एक पूछा गया 53 से 55 बीपीएससी में। प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के नियम से किया गया, बिहार में भी किया गया, ठीक है। देखिएगा बिहार वाला भी। संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष लीलिथगो थे, ऐसे ही है, ठीक, देख लीजिए। हाँ, पूछा है 46वीं बीपीएससी में कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, लीलिथगो थे, ठीक है। बस ये 44वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा है 1786 के अधिनियम से कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां काउंसिल के फैसले रद्द करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल 1786 में, ठीक है, को और मुख्य सेनापति की शक्तियां को, ठीक ना, काउंसिल के फैसले गवर्नर जनरल को, ठीक ना, को मुख्य सेनापति की शक्तियों काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया 1786 में, ठीक है। 1774 में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, 40वीं बीपीएससी बिहार प्रांतीय सभा 1774 में स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए स्पष्ट सब कुछ हो गया, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं एक बार, आप अच्छे से बोर्ड को देखिए, मैं एक बार तेजी से मैं बोल देता हूं, ठीक है। देखिए ये 1757 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई हुई, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। मुख्य रूप से क्या था कि संसदीय नियंत्रण में स्थापित करना था। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या रहा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद दे दिया गया नाम। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। कलकत्ता प्रेजेंसी मुक्त था। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। एलिजा हेम्पे बने उसके मुख्य रूप से जो न्यायाधीश बने थे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया इत्यादि। 1784 में पीस इंडिया एक्ट में 1784 में दोहरे प्रशासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है। 1813 का जो अधिनियम है 100, इसमें क्या था भाई, मुख्य रूप से अब कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को बस 20 वर्षों के लिए छोड़कर बाकी समाप्त किया जाएगा। 1833 का अधिनियम क्या है, इसमें देखिए, इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विधि सदस्य की नियुक्ति हो गई। दास प्रथा का भी अंत किया जाएगा, ठीक है। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 53 का अब देखिए, इसमें क्या रहा, मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन मैकाले समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। और विधान परिषद का भी गठन किया जाएगा। 1858 का शासन अधिनियम देखिए क्या है, इसमें अब क्राउन के हाथों में चला गया, कंपनी के हाथों से शासन। अब 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना लंदन में किया जाएगा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब भारत अपने शासन संचालन के लिए भारत के राष्ट्र सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद लंदन में बनाया जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया जाएगा, वायसराय। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अब आइए 1861 का अधिनियम, इसमें क्या है भाई, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। विभागीय प्रणाली शुरू होगी, लॉर्ड कैनिंग करेंगे, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलेगा इनको, ठीक है। अब आइए
शाही उपाधि अधिनियम 1876 में कुछ नहीं, महारानी विक्टोरिया को भारत के 1876 में साम्राज्य घोषित किया जाएगा। ठीक ना, ये देख लीजिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, राजस्व एवं व्यय, बजट पर बहस करने का अधिकार। ठीक है। अब 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार आइए। इसमें क्या था कि लॉर्ड मॉर्ले 1909 में इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से किया गया मॉर्ले मिंटो सुधार, भारत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक भी कहा जाता है। बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बन जाएंगे। ठीक है। अब आइए 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हो जाएगी। बताया ना, लोकसभा राज्यसभा की तरह राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। अब प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली हो जाएगा। ठीक है। द्वैत शासन के जनक कौन होंगे, लियोनोस का टीएस पूछा गया है। और वही आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय हो जाएगा। और आरक्षित विषय में क्या होगा, वित्त है, भूमि कर है, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, जल मार्ग, खान इत्यादि। ठीक है। हस्तांतरित विषय में क्या होगा, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिकित्सा इत्यादि। ठीक है। आरक्षित विषयों का जो प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाएगा, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री, इनकी सहायता से किया जाएगा। इसी को द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। 1935 में इसको खत्म कर दिया जाएगा। और यहीं पर 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान किया जाएगा, ली आयोग की अनुशंसा पर। ठीक ना। और यहीं पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाएगा। ठीक। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता का विस्तार किया जाएगा। सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत और विस्तृत किया जाएगा। ठीक है। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट भी है कि महिलाओं को वोट देने का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में अधिकार दिया गया। अब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको देखिए, इसकी विशेषता क्या क्या है, एक बार शॉर्ट में रिवीजन। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांत बन गए थे ना, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासत से बना था। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैत शासन अंत कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हो गई, यानी इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय शक्तियों के बीच बांटा गया। यही ना है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। और जैसे संघ सूची में विदेशी करेंसी, नौसेना आ गया। प्रांतीय सूची में प्रांतीय विधानमंडल, जो पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा इत्यादि, शिक्षा आ गया। समवर्ती सूची में दोनों आ गया, दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया इत्यादि हो गया। वायसराय द्वारा आपातकाल की घोषणा का भी इसमें अधिकार दिया गया। और शिष्ट शक्ति वायसराय के पास इसमें सीमित रही। ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, एक मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन में बनी रहेगी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ठीक है, फिर भी बनी रहेगी। भारत परिषद का अंत हो जाएगा इस अधिनियम के तहत। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विस्तार किया जाएगा। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक इसको ले जाया जाएगा। बर्मा को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। और देश की मुद्रा पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक का स्थापना किया जाएगा। मुख्य रूप से यह कहानी है किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। और आगे चल फिर हम लोग देखेंगे 1940, 42, ठीक है। और उसके बाद 1947 का जो अधिनियम है, मुख्य रूप से उस पर हम लोग बात करेंगे। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम विस्तृत रूप से बात करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो भारत में कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ और उस संवैधानिक विकास को हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब आगे समझेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे, चूंकि समय सीमा होती है, इसी में आपको चीजों को समझाना होता है। और ज्यादा विस्तार से मैं जाना नहीं चाहता हूं। ज्यादा विस्तार से आपको ज्ञानी विद्वान तो बनना नहीं है, पीएचडी रिसर्च तो करना नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस तो आपका सब्जेक्ट है नहीं, जीएस देना है, बीपीएससी पीटी पास करना है, तो उतना ही जानना है जितना आपको जानना है। और इसके लिए बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाना है। क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिएगा, पिछले 10-15 वर्षों का जो क्वेश्चन होगा उसका एनालिसिस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बाकी लूसेंट वाली आपकी मित्र फ्रेंड बुक है ही, इससे आपका संपूर्ण कवर हो जाएगा पॉलिटी। और शेष जो बचेगा वो इंडियन, वो करेंट अफेयर से कवर हो जाएगा। 10 से 12% पूछा जाता है पॉलिटी से, उससे हो जाएगा। दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे, अपनी कुछ नोट्स की कुछ कॉपी होगी या बनाए होंगे उसको पढ़िएगा। यूट्यूब पर कुछ इससे रिलेटेड कुछ वीडियो और कुछ ई लर्निंग साइट्स है, वहां चले जाइएगा, उस पर कुछ नॉलेज बेस्ड वीडियो देखिएगा। और चीजों के डेप्थ में जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग भी बहुत डेप्थ में जाने का प्रयास करते, कहाँ प्रीवी काउंसिल, कौन कैसे था, परिषद क्या था, समझने के चक्कर में इससे बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको और इसका फलाफल नहीं मिलेगा। चूंकि विद्वान नहीं बनना है, उतना ही पानी लेना है जितना एग्जाम की आवश्यकता है, ठीक ना। इसको चीजों को समझिए, जो समझ में नहीं आता है उसको कोशिश कीजिए मेमोराइज करने का, चिंतन मनन अध्ययन करके चीजों को समझिए, वीडियो देखकर समझिए। कंपनी से रिलेटेड कई सारी फिल्में भी बनी हुई हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों को देखिए कैसे नियंत्रण रहा है
ठीक है ना। 57 की क्रांति वाली फिल्म, मणिकर्णिका फिल्म देख लीजिए, आप समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ अच्छी अच्छी फिल्में हैं 57 के विद्रोह पर, वो भी देख सकते हैं। कंपनी के शासन के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में देख सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी पूरी होगी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ठीक है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं एक शब्दों के साथ, अपने गुरुदेव के साथ मैं आपके लिए बहुत दुआ व आशीर्वाद की कामना करता हूँ। टीम माओवादी व राजीव की ओर से आप सबको नमन, वंदन व अभिनंदन।